5 कूलाम का है और ये 3 सेंटीमीटर दूरी पर इस चार्ज के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई k εo q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब इसमें से 1/4 पाई ε0 और 1/k टाइम्स q बाई r स्क्वायर लिखोगे तो जो इस कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ और k की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 5 कूलाम और ये 3 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो ऋण 2 का गुणा कर लेंगे। तो जो इंटेंसिटी इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है, ठीक है। तो हो जाएगा E बराबर 9 × 10⁻9 × 5/3 त्रिका 9 × 10⁻2 से 2 का गुणा करोगे ऋण 4। अच्छा देखो कुछ लोग करते क्या है ना, गलती करते जो लड़के बेसिक कैलकुलेशन नहीं जानते कि इसका स्क्वायर करते हैं तो ऋण का स्क्वायर धन कर देते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा, ये स्क्वायर नहीं है, ये इन दोनों पावर का गुणा है। तो 2 दूनी 4 तो ये ऋण 4 ही आएगा, ये स्क्वायर नहीं है। ये जगह E की वैल्यू हो जाएगी 9 रिमूव हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4 को नॉमिनेटर में लेंगे तो 9 × 4 = 13 न्यूटन पर कूलाम। ये आंसर हो गया, यही था। तो उसमें क्या दिक्कत है, ये इतना था ही। नेक्स्ट क्या पढ़ाना है भाई, आज हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। नहीं साथ में लिखा करो, मात्रक लिखना चाहिए। भौतिक विज्ञान में जो भौतिक राशियाँ प्रयोग की जाती है वो परिमाण के साथ साथ उसके परिमाण का व्यक्त करने वाले प्रतीक भी तो होने चाहिए। अब आपने बल लिखा, आगे न्यूटन लिखा ही नहीं, तो बल क्या 10 लिखा, 10 क्या है, वो तो आंकिक है ना। हाँ मतलब यहाँ ना लिखे या लिखे लास्ट में लिख दे, कोई बात नहीं, नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब लास्ट में नहीं लिखा तो काट दिया जाएगा नंबर। हाँ आंसर गलत हो ही गया, मात्रक नहीं लिखे तो कैसे पता चलेगा वो कौन सी क्वांटिटी है। जब राशि कैसे पता चलेगी कौन सी राशि है, ये ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। मिटा देते हैं। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। तो हम लोगों ने जो आज तक पढ़ाई किया है वो अगर एक बार हम से क्विक बताएं तो बात कुल मिलाकर पहले आवेश पढ़ा गया और आवेश से जुड़े हुए सारे सिद्धांत पढ़े गए। फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र पढ़ा गया और वैद्युत क्षेत्र से जुड़े हुए सारे जितने महत्वपूर्ण तथ्य होते वो पढ़ा गया। फिर उसके बाद हमने वैद्युत बल पढ़ा और वैद्युत बल के सारे संबंध पढ़ लिए। फिर वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से हमने तुलना करके भी आपको 4-5 पॉइंट्स बता दिया और उसमें लिखवा भी दिया था, यस। उसके बाद वैद्युत बल रेखा हमने पढ़ाया आपको, वो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ा रखी है। फिर हमने कूलाम का नियम पढ़ाया वैद्युत बल के लिए और कूलाम के नियम को प्रभावित करने वाले कारक भी बता दिए। उसके बाद आपको बताया गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस तीव्रता को बताया कि ये बल और आवेश का अनुपात होता है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमने आपको पढ़ाया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी बिंदु आवेश के कारण। किस आवेश के कारण? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इतना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले आवेश का वितरण, आवेश का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद में तब एक एक करके प्लेट, चादर, रिंग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आवेश वितरण, आवेश वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज।
तो जो आवेश का वितरण है इसे एक पंक्ति में मतलब एक डायग्राम के द्वारा ही हम समझते हैं, इसको अलग अलग हेडिंग लगा के पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। आवेश जो है वह आवेश कहीं भी उपस्थित हो सकता है जहाँ संभावना बनेगी। तो आवेश किसी एक लंबी रेखा जैसी आकृति पर भी हो सकती है, जैसे कि तार है। तो एक होता है रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश, और उसे घनत्व शब्द से अब हम संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद किसी पृष्ठ पर भी हो सकता है, तो उसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, घनत्व डेंसिटी बोलते हैं। फिर इसके बाद आपका है आयतन का आवेश घनत्व, आयतन का आवेश घनत्व। तो आवेश वितरण इन तीन तरीके से हम पढ़ेंगे, रेखीय, पृष्ठीय और आयतनिक। जो रेखीय आवेश घनत्व है इसको दर्शाते हैं लैम्डा से। किससे दर्शाते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन के आवेश घनत्व को रो से। इसे रो लिखते हैं, रो। ये क्या है? सिग्मा है, और ये क्या है? लैम्डा है, ठीक है। अब ये रेखीय आवेश घनत्व क्या चीज़ है, यहीं से शुरुआत करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को पहले समझते हैं। मान लो हमने एक वायर लिया या रॉड ले लिया, ये कोई रॉड हो गया या वायर हो सकता है। वायर भी बिल्कुल रॉड की तरह लेकिन पतला होता है, बस डिफरेंस यही है। इसको आवेशित करें तो इस पर आवेश वितरण होगा। मान लो इसकी लंबाई है कैपिटल L, और इसको जो आवेश आपने दिया है वो है Q। तो Q कूलाम आवेश L लंबाई पर वितरित है। तो प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश है? प्रति एकांक लंबाई पर आवेश निकालो। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश, तो प्रति एकांक आवेश पर लंबाई पर जो आवेश लिखोगे तो लिखना पड़ेगा कुल आवेश बटे कुल लंबाई। एकांक लंबाई, जो एकांक होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है किसी भी फॉर्मूले के लिए। अगर एकांक लंबाई पर आवेश की बात की जा रही है तो इस पूरी L लंबाई पर कितना आवेश है उस आवेश में हम इसकी लंबाई से भाग कर देंगे, तो एकांक लंबाई का आवेश मिल जाएगा। और जो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा होती है उसी को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व की क्या परिभाषा बनी? किसी चालक या कुचालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे लैम्डा से दर्शाते हैं, तो लिख सकते हैं लैम्डा बराबर Q/L। कोई डाउट? दूसरा देखिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? इसमें लंबाई और चौड़ाई दो डायमेंशन यूज़ किए जाएंगे, दो बीमाएँ। तो जैसे कोई समतल चादर है या प्लेट है, इस तरीके से आयताकार हो या वर्गाकार हो या वृत्ताकार हो, ज़रूरी नहीं कि आयताकार हो, वृत्ताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, किसी भी आकार का हो। अगर वो 2 डायमेंशन वाला है तो उसमें एरिया होगा। त्रिभुज भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर 2 बीमा वाला है तो इसमें क्षेत्रफल है, तो 2 बीमाओं के लिए क्षेत्रफल है। अब मान लिया ये प्लेट है और इसका एरिया कितना है भाई? कैपिटल A, एरिया हो गया। इस प्लेट को हमने आवेशित किया, एक तरफ धन से जोड़ा एक तरफ ऋण से जोड़ा, तो ये आवेशित होगा। आवेशित होने पे हमने मान लिया इस पे आवेश की मात्रा जो है वो Q है। जो कुल आवेश है वो कितना उपस्थित है भाई? Q। कुल आवेश Q। कुल क्षेत्रफल ये है, कुल आवेश कितना है? Q। यानी Q कूलाम आवेश इस पूरे क्षेत्रफल A पर क्या है? वितरित है, ठीक है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, यस, क्षेत्रफल पर आवेश। तो जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश होगा उसे लिखोगे आप Q/A, यानी कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है।
यस, और जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है इसी को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक वैसे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। और इसे किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर क्या है भाई? क्यू बाई ए। कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? अब आ जाते हैं आयतन में। तो आयतन तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का होगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी हो। मोटाई को ऊंचाई शब्द से संबोधित करते हैं, लेकिन मूल तो वही है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें हम मान लेते हैं कि ये एक क्यूब है या क्यूबाइड भी हो सकता है, घन या घनाभ। कोई ज़रूरी नहीं घन या घनाभ भी लिया जाए, गोला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक हमने घन बनाया और इस घन का कुल आयतन V है। कुल आयतन V, और इस कुल आयतन पर आपने जब इसको आवेशित किया तो माना कि उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है? Q। तो कुल आयतन B में कितना आवेश वितरित है? Q कूलाम आवेश वितरित है। तो कुल आयतन B में Q कूलाम आवेश वितरित है। अगर हमें ये ज्ञात करना हो कि प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश वितरित है, तो लिखेंगे प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश। प्रति एकांक आयतन के लिए आवेश की मात्रा। तो जो प्रति एकांक आवेश होगा वो कैसे निकालोगे? कुल आवेश बटा कुल आयतन, और इसी को बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व, रो बराबर क्यू बटे वी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है। किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन का आवेश घनत्व क्या है? प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। क्लियर है? अब इनके मात्रकों को देख लें। जैसे अगर हम कहें कि रेखीय आवेश घनत्व का क्या मात्रक होता है, तो कूलाम प्रति मीटर होगा। अगर हम कहें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का क्या मात्रक, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है एम किस पद्धति में। और अगर आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक पूछे तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि एक बार लंबाई, फिर क्षेत्रफल और फिर आयतन से डिवाइड करके आपको निकालना है कि आवेश का मान क्या है, और उसी को हम बोलेंगे रेखीय, पृष्ठीय और आयतन घनत्व। क्लियर है? इसका आगे हम उपयोग करेंगे। डायमेंशनल फार्मूला क्यों नहीं पूछ सकता? लिख सकते हैं। लिखने में क्या जाता है? कूलाम का 80 होता है और मीटर का यल आप करोगे तो ATL पावर -1, यहाँ आ जाएगा ATL पावर -2, यस वहाँ -3 हो जाएगा, ATL पावर -2, और यहाँ बीमा लिखोगे तो ATL पावर -3, बस। तो ये भी ये सूत्र हो गया। तो ऐसे आवेश वितरण को लिखते हैं। नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको सिखाते हैं। समूह आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी भी आवेश स्थिर है। जहाँ जहाँ वैद्युत क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है, वहाँ आवेश स्थिर ही होगा। जैसे आवेश डायनेमिक होगा, वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अभी नहीं, अभी तो बहुत दूर है वो चुंबकीय क्षेत्र, अभी तो स्थिर आवेश पड़ रहे हैं। तो जो समूह आवेश है, इसके लिए हम ऐसे मानते हैं कि मान लो ये पृष्ठ है, ठीक है, और इस पृष्ठ पे एक ग्रुप ऑफ चार्ज यहाँ है, एक ग्रुप ऑफ चार्ज यहाँ, यहाँ है, यहाँ है। ऐसे जो चार्ज है वो कई ग्रुप्स में बटा हुआ है।
तो ये आवेश मान लिया Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे Q6 है, डॉट डॉट बहुत सारे मिला के मान लिया Qn है। तो एक पृष्ठ पर आवेशों का कई समूह हो सकता है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो कि कई पतले पतले पृष्ठ एक दूसरे के ऊपर ऐसे बना के ढेर सारे रख दिए हैं, तब इनके कारण यहाँ कोई बिंदु मान लो है एक्सटर्नल, और पूछा जाए इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा, तो इन आवेश समूहों के कारण तीव्रता की वैल्यू कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही हमें सीखना है। इसके लिए सभी आवेशों की दूरियां स्पष्ट होंगी। पहले आवेश की दूरी r1, दूसरे आवेश की दूरी r2, तीसरे आवेश के लिए r3, ऐसे पांचवें के लिए r5, छठवें के लिए r6, ऐसे ही रहेगा। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे कोई? क्या बाह्य बिंदु नहीं यार, ये बाह्य बिंदु ही बाहर ही रहेगा ना। जैसे इस बोर्ड पे आवेश है और हम बोले कि यहाँ पे बताओ तीव्रता क्या है, तो ये पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ पे कई ग्रुप ऑफ चार्ज है और उसके सामने यहाँ बिंदु है, तो ये आवेश यहाँ कितना बल लगाएंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे ये पूरी पृष्ठ है, उस पर ग्रुप ऑफ चार्जेज है। नहीं तो फील्ड क्रिएट करेगा ना, फील्ड के बाहर कहाँ ले जाएंगे। अब जैसे मान लो इस वाइट बोर्ड पे चार्ज है, अब यहाँ चार्ज अगर है तो यहाँ तक मान लो इसका प्रभावी क्षेत्र है, तो यहाँ तक बल लगाएगा। अब आप कहोगे कि जो प्रभावी क्षेत्र है उसके बाहर तीव्रता बताओ, तो वो कहाँ से तीव्रता बताएंगे जब बाहर बल ही नहीं लगेगा। तो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ही तीव्रता हम निकालेंगे। जहाँ बल रहेगा वहीं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अरे बल ही तो तीव्रता है, बस वो एकांक आवेश पर लगने वाला बल है। जब बल ही नहीं होगा तो तीव्रता कहाँ से आएगी। तो इसका अपना एक प्रभावी क्षेत्र है, इस प्रभावी क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही वो बिंदु है, ठीक है। लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है वो केवल एक आवेश का नहीं है, ग्रुप ऑफ चार्ज है, ढेर सारे आवेश खंडों में बटे हुए हैं, और उनको हम बोलेंगे समूह आवेश। अब इनसे कितनी तीव्रता बनेगी तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें सीखना है। तो देखो हमारे पास जो आवेश है वो क्या है भाई, Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn, और इन आवेशों की दूरियां बिंदु से है r1, r2, r3 डॉट डॉट Rn। तो अगर हमको आवेश और दूरी दिया गया है तो इस आवेश और दूरी के संगत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु आवेश Q1 है तो इस बिंदु आवेश से कितनी तीव्रता बनेगी, माना कि E1 है। फिर ऐसे दूसरे आवेश के लिए कितनी तीव्रता बनती है वो ज्ञात कर लेंगे, E2 है। तीसरे के लिए E3 है। ऐसे nवें वाले के लिए क्या है, En है। हमने सभी आवेश समूहों Q1, Q2, Q3 सब के लिए पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। किस थियरी से, बाई पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के सिद्धांत के फॉर्मूले से पहले आप सबकी इंटेंसिटी निकालो, ठीक है। फिर उसके बाद इन सबको आपस में जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ते समय सावधानी रखनी होगी। क्या सावधानी रखनी होगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत बल से संबंधित है, और वैद्युत बल सदिश राशि है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। और अगर सदिश राशि है तो उस सदिश राशि को सामान्य बीजगणित से नहीं जोड़ सकते, उसके लिए आपको सदिश बीजगणित का उपयोग करना होगा। और सदिश बीजगणित में जोड़ने के 3 तरीके हैं, त्रिभुज विधि, बहुभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि। तो इन 3 विधियों में से जो विधि सुटेबल होगी उस विधि का इस्तेमाल करके इन सबको आपस में हम जोड़ देंगे, जो आएगा वही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो इन्हें जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे भाई, सदिश बीजगणित। और सदिश बीजगणित के अनुसार जोड़ेंगे तो जो वेक्टर E है उसको लिखेंगे वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 एंड डॉट डॉट प्लस वेक्टर En। अब वहाँ पे हमें देखना होगा कि जो E1, E2, E3, En की डायरेक्शन क्या है। जिस तरीके से डायरेक्शन दिया जाएगा उसी तरीके से इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो समूह आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, सबसे पहले उन अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अलग अलग ज्ञात करेंगे। फिर सभी को सदिश बीजगणित के नियमानुसार आपस में जोड़ देंगे, जो परिणाम आएगा वही होगा समूह आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है।
तो पहले परिभाषा लिखिए। देखो, समूह आवेश के कारण, समूह आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समूह आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इन आवेशों के द्वारा अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अंत में सदिश बीजगणित के नियमानुसार सदिश बीजगणित के नियमानुसार सभी को आपस में जोड़कर परिणामी तीव्रता प्राप्त करते हैं। सभी को आपस में जोड़कर परिणामी तीव्रता प्राप्त करते हैं। अब आप ये लोग नोट कर लीजिए, तब इसके आगे हम आपको बताते हैं। और